नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम हम लोग जो यूथ कंपटीशन की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसको दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन की जो ये ज्योग्राफी की बुक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये जो बुक है इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। और दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए दोस्तों 13,000 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बुक है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये दोस्तों TGT, PGT, UGC, नेट, JRF जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हुए हैं, सभी एग्जाम के क्वेश्चनों को समाहित किया गया है इसमें दोस्तों। ठीक, और दोस्तों ये इस बुक की एक और खासियत है कि ये बुक जो दोस्तों है जिसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है, ये बुक जितने भी अदर स्टेट एग्जाम हुए हैं दोस्तों शिक्षक से संबंधित, जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी को दोस्तों इसमें जितने भी हैं दोस्तों सभी को इसमें समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भूकंप, उत्पत्ति एवं वितरण। ठीक है, जो यूथ कंपटीशन की बुक है दोस्तों, जो जिसमें दोस्तों प्रैक्टिस तो दिया है लेकिन चैप्टर वाइज दिया है दोस्तों। ठीक है, टॉपिक वाइज दिया है, तो जो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक है दोस्तों भूकंप। इसके पहले हम लोग दोस्तों ज्वालामुखी देख चुके हैं, दो भाग ज्वालामुखी का बना है दोस्तों। और दोस्तों ज्वालामुखी दो भाग बना है दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करते चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों जो ये BPSC TRE 4 का एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों ये बुक। और दोस्तों जो यूपी में है, जो TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर, दोस्तों ये सब एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम इस जो यूथ कंपटीशन की जो ज्योग्राफी की बुक है दोस्तों, इसको हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज का टॉपिक है भूकंप, उत्पत्ति एवं वितरण। तो आज का जो टॉपिक है भूकंप, उत्पत्ति एवं वितरण। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जो सीक्वेंस में है दोस्तों 205 नंबर का। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भौमिक आपदाओं को पहचानिए। भौमिक आपदाओं को पहचानिए। ठीक है दोस्तों, भौमिक आपदाओं को पहचानिए। जैसे दोस्तों जो भौमिक है, जो भौमिक जो मतलब अपने आप जो आपदा आती है भूमि से संबंधित होती है भौमिक। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है दोस्तों A शीतलहर, B भूकंपीय, C उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना, D सुनामी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों दिए गए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, जो नीचे दिए गए दोस्तों इसमें देखना है कि कौन इसमें मतलब सुमेलित हो रहा है। मतलब जो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, जैसे केवल A और B। ठीक, ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों A, B और C। ऑप्शन सी में दिया है केवल C और D। ऑप्शन डी में केवल दिया है दोस्तों केवल B और D। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन सही है। तो शीतलहर, क्या शीतलहर दोस्तों ये भौमिकी आपदाएं हैं? भूकंप तो दोस्तों है, एकदम कंफर्म है कि भूकंप भौमिकी आपदाएं हैं। ठीक, तो इसको बी सही है। तो देखिए दोस्तों बी किसमें है, तो बी में, बी ऑप्शन बी में भी है बी, ऑप्शन डी में भी बी है और ऑप्शन ए में। तो दोस्तों सी तो ऐसे ही कट गया। ठीक है दोस्तों, सी तो ऐसे ही कट गया दोस्तों, और सी तो ऐसे ही कट गया, तो बचा ए, ऑप्शन ए। तो और दोस्तों देखिए सुनामी, क्या सुनामी ये भूकंपीय आपदाएं हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये सुनामी भी तो भौमिकी आपदाओं के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक, और उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना, दोस्तों ये जो उल्का पिंड है ये पृथ्वी से टकराते हैं, इनको भौमिकी आपदाओं में नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, 205 का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक, भौमिकी आपदाओं में दोस्तों ये आप लोग याद रख दीजिएगा कि इसमें भूकंप है और सुनामी है, ये दोनों को इसमें समाहित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 205 की हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों व्याख्या में, कह रहा है भूकंप तथा सुनामी, और क्या कह रहा है दोस्तों भूकंप तथा सुनामी भौमिक आपदाओं से संबंधित हैं। ठीक,
अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि भौमिक आपदाओं से कौन संबंधित है, भूकंप तथा सुनामी। ठीक, दो दिया है दोस्तों। ठीक है, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कांपना। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछ दे साधारण भाषा में कि ये भूकंप का अर्थ क्या है, तो भूकंप का अर्थ है दोस्तों साधारण भाषा में इसे कहते हैं कि पृथ्वी का कंपन करना। ठीक, यह एक प्राकृतिक घटना है। जैसे दोस्तों अगर भूकंप पूछ दें कि कैसी घटना, तो एक प्राकृतिक घटना है, आप कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक घटना है। ठीक, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है दोस्तों, ये कभी भी आ सकती है, इसको कोई मतलब वो है नहीं कि कब आएगी कब नहीं, कोई ये तो है नहीं, तो ये प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक, जब ऊर्जा निकलती है दोस्तों तो वहां से तरंगे निकलती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। ठीक, जब दोस्तों ऊर्जा निकलेगी पृथ्वी के अंदर से तो ये मतलब तरंग उत्पन्न करती हैं, जब निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती हैं। ठीक, होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाते हैं, जो सभी दिशाओं में दोस्तों फैल जाती हैं। ठीक, तो ये भूकंप लाती हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जो सुनामी है दोस्तों ये जापानी भाषा का है, जिसका अर्थ है पतन, लहर होता है। ठीक, टी सु का अर्थ है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं, इसका अभी और दिया है, काफी बड़ा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, यार पतन या बंदरगाह होता है। ठीक, जबकि नामी का अर्थ है लहर। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे डाल देगा कि जो नामी का अर्थ बता दीजिए, नामी का अर्थ क्या होता है, तो लहर होता है। ठीक है दोस्तों, सुनामी को भूकंपीय सागरी लहर भी कहा जाता है। ठीक, भूकंपीय सागरी लहर किसको कहा जाता है, सुनामी को। ठीक है दोस्तों, सुनामी को भूकंपीय सागरी लहर भी कहा जाता है। शीत लहर एवं उल्का पिंडों का, जो शीत लहर है दोस्तों और उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना बाह्य आपदाएं हैं। ठीक, आपदाएं तो हैं दोस्तों, लेकिन ये बाह्य आपदाएं हैं, अंदर से नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों पूछ देगा कि बाह्य आपदाएं कौन सी हैं, तो उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना और शीत लहर, ये दोनों बाह्य आपदाएं हैं। आइए दोस्तों दिया है भूकंप क्षेत्र, भूकंप क्षेत्र दिया है और तिथि दिया है। जैसे कच्छ का भूकंप कब आया था दोस्तों, 16 जून 1819 को आया था। ठीक, असम में जो भूकंप आया था दोस्तों 10 जून 1869 में आया था। कोयना में आया था दोस्तों, जो कोयना का है महाराष्ट्र में है, तो 11 दिसंबर 1967 में आया था। ठीक, 1967 में आया था दोस्तों, कौन, कोयना वाला। ठीक है दोस्तों, कोयना का भूकंप। और दोस्तों भुज या गुजरात में जो भूकंप आया था बहुत ही तगड़ा भूकंप था दोस्तों, जो 26 जनवरी 2001 को आया था। ठीक, अब दोस्तों भुज पूछ देगा कि जो भुज में गुजरात है, गुजरात में भुज है दोस्तों, वहाँ पे जो दोस्तों भूकंप आया था कब आया था, तो 2001 में, 4 में, 2003 में, 2008 में, ऐसे दोस्तों ऑप्शन दे देगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2001 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन छोटे छोटे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। ये जो दोस्तों सुनामी है अभी आप देखें हैं किस भाषा से संबंधित है, तो ये लैटिन भाषा से है, चाइनीज भाषा से है, हिब्रू से है या जापानी से है। तो सुनामी जो है दोस्तों ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, क्या कह रहा है, व्याख्या काफी बड़ी व्याख्या है। कह रहा है कि सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ठीक, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन बन गया दोस्तों यहाँ से, जिसका अर्थ है पतन, लहर, यह दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, पतन, लहर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो दो शब्द कौन कौन दोस्तों हैं, टिस्सू, TSU। ठीक, जिसका अर्थ है पतन या बंदरगाह, बंदरगाह कह लें या पतन कह लें। जबकि नामी का अर्थ है दोस्तों लहर। ठीक, तो सुनामी को भूकंपीय सागरी लहर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सुनामी को, सुनामी महासागरों में उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाली लहरें होती हैं, बहुत उच्च ऊर्जा वाली लहरें होती हैं। ठीक, जिसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महासागरीय तली में भ्रंशन तथा प्लेटों के टकराने से उत्पन्न, कहाँ दोस्तों कह रहा है, मुख्य रूप से महासागरीय तली में भ्रंशन तथा प्लेटों के टकराने से उत्पन्न 7.0 रिक्टर मापक से अधिक परिणाम वाले अत्यंत सागरीय भूकंप द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि ये जो सुनामी है दोस्तों किस भाषा का शब्द है, सुनामी ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ है कि जो इसका अर्थ है
टिशु जिसको कहते हैं TSU, ठीक, अर्थ पतन है, और नामी का अर्थ है दोस्तों लहर, ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 में देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। कह रहा है इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती हैं। कौन ऐसी चट्टानों में तरंग है, ठीक, कौन ऐसी तरंग है दोस्तों जो चट्टानों में संकुचन भी लाती है और फैलाव भी लाती है। तो दोस्तों जैसे ऐसे जुड़ेगा फिर फैलेगा, ठीक, ऐसे जुड़ेगा फैलेगा, तो कौन ऐसी चट्टान है दोस्तों जो आती है। तो ऑप्शन ए दोस्तों देखते हैं, यस तरंगे, ऑप्शन बी पी तरंगे, ऑप्शन डी धरातली तरंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 तरंगे होती हैं, ठीक, 3 तरंगे होती हैं। तो जो जो ये दिया है दोस्तों क्वेश्चन में कि चट्टानों में संकुचन और फैलाव, चट्टान में संकुचन और फैलाव कौन लाता है दोस्तों, पी तरंगे लाती हैं, ठीक, जिसको दोस्तों संकुचन और फैलाव को तो इसको संपीडनात्मक भी कहते हैं, ठीक है, संपीडनात्मक तरंग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, काफी बड़ी व्याख्या है ये भी। कह रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है, ठीक, भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो शैलों में कंपन पैदा होता है, ठीक, पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। पी तरंगों के कंपन की दिशा क्या होती है दोस्तों, तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही, जो ये संचरण है गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालता है, ठीक, इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन या फैलाव होता है, ठीक, प्रक्रिया घटित होती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको याद ये रखना है, इतना बड़ा बाउंडर नहीं पढ़, बस दोस्तों एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लें वो सही है, एक बार कर ले, 2 बार कर ले, रीड कर लें, लेकिन दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है उसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से याद रखना है हमको। कि जैसे कह रहा है संकुचन या फैलाव किस चट्टान में होता है, किस चट्टान में होता है, किस तरंग के द्वारा होता है, पी तरंग के द्वारा। पी तरंग है जो दोस्तों, पी तरंग जिसको प्राइमरी तरंग भी कहते हैं, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। तो इसका जो दोस्तों जो संकुचन या फैलाव हो रहा है, ठीक, संकुचन और फैलाव हो रहा है, ये के संकुचन और फैलाव दोस्तों ये तो पी तरंग में हो रहा है, इसको संपीडनात्मक तरंग भी कहते हैं दोस्तों, ठीक, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। तो दोस्तों बस क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि जो संकुचन या फैलाव हो रहा है किस तरंग से हो रहा है, पी तरंग से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। नोट में दोस्तों क्या दिया है देखिए, देखते हैं। कह रहा है पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं, ये तो तीव्र गति से पी तरंगे चलेगी, ठीक है। पी तरंगे ध्वनि तरंग के समान होती हैं, ठीक, एक गैस तरल ठोस तीनों माध्यम में ये चलती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंग के समान कौन तरंग होती है, पी तरंग होती है, जिसको अनुदैर्ध्य भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक स्तर भी कहा जाता है, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, स्तर कह रहे हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा दोस्तों ना लाइनिंग हो गई थी इसकी वजह से पता नहीं चला। इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, ठीक, पी तरंग को। तो दोस्तों आपको क्या क्या इसमें याद रखना है पी तरंग के बारे में। पी तरंग दोस्तों संकुचन या फैलाव करती है, ठीक, जिसको संपीडनात्मक तरंग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और पी तरंग दोस्तों ये ध्वनि तरंग भी इसको कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग भी इसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पी तरंग है जो दोस्तों ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में चलती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 208 नंबर का है क्वेश्चन। कह रहा है भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये तो दोस्तों सभी को पता है कि HF रीड साहब हैं, ठीक, HF रीड, ठीक, HF रीड साहब हैं कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दिया था, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन 208 की हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसकी भी दोस्तों व्याख्या थोड़ी लंबी है तो देखना तो पड़ेगा दोस्तों, लंबी है तो क्या हो गया, क्योंकि एग्जाम निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। भूकंप के कारणों के संबंध में, भूकंप के कारणों के संबंध में प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जिसको इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का प्रतिपादन HF रीड ने किया था, ठीक है दोस्तों, HF रीड साहब ने किया था, ठीक। इन्होंने माना कि अधोगत चट्टानें रबड़ की तरह लचीली होती हैं, ठीक,
जो चट्टानें होती हैं दोस्तों, ये रबड़ की तरह लचीली तथा खींची जाने पर बढ़ जाती हैं जब चट्टानों में खिंचाव की क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक, तो प्रत्यास्थ यानी चट्टानों में तनाव होने लगता है। ठीक, लचीली तनाव होने लगता है। यह खिंचाव या तनाव तब तक बढ़ता जाता है जबकि यह लचीली सेल की सहन शक्ति से कम नहीं होती। दोस्तों ये जब तक सहेगी, घिंचोगे घिंचते रहे रबड़ की तरह बढ़ती रहेगी जब तक इसकी सहन शक्ति रहेगी। ठीक, परंतु प्रत्येक चट्टान में एक ऐसी सीमा होती है जिसके बाद चट्टानों और तनाव को सहन नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों आप किसी रबड़ को जितना भी खींचे वो तो घिसता चला जाएगा, लेकिन उसको भी एक सहन करने की एक शक्ति होती है दोस्तों। जब उसकी भी सहन शक्ति कम हो जाएगी तो दोस्तों अपने आप टूट जाएगा। तो वैसी चट्टान भी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसने दिया? रीड दिया। ठीक, रीड दिए थे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 में दोस्तों क्या कह रहा है? पृथ्वी की आंतरिक भाग में तनाव जन शक्ति, कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो पृथ्वी है उसके अंदर की बात कर रहे हैं दोस्तों। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जन भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। ठीक, भूकंप आते हैं। जब तनाव की बात आ गई दोस्तों, तो ये तो आपको पता, अभी आप लोग पढ़े हैं कि तनाव कहाँ पे होगा। तो ये तो तनाव की बात कौन करते हैं? रीड साहब कहते हैं। अरे एच एफ रीड साहब। ठीक है दोस्तों, तो एच एफ रीड साहब। ठीक, एच एफ रीड साहब हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं। कह रहा है कौन सी भूकंपी तरंग लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन होती है? ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस समकोण पर कंपन होती है। ठीक, जो समकोण का मतलब ऐसे इस पर कंपन होती है दोस्तों। कौन सी भूकंपी तरंग लहरों की गति की दिशा में, जैसे भूकंप कौन ऐसी तरह की है? तीन ही तरंग है दोस्तों, पी एस एल। ठीक, भूकंपी तरंग तीन ही तो है, पी एस एल। लहरों की गति की दिशा में, जैसे लहर ऐसे दोस्तों, लहर ऐसे चलती है, लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती है। ऐसे चल रही है, फिर उसके बाद ये समकोण पर कंपन करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों पी तरंग, ऑप्शन बी दिया है रेले तरंग, ऑप्शन डी दिया है लव तरंग, ऑप्शन सी दिया है एस तरंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एस तरंग। ठीक, अगर दोस्तों ये कह रहा है कि कौन सी भूकंपीय तरंग लहरों की गति की दिशा में समकोण पर, ठीक, समकोण पर कंपन करती है। ठीक, तो समकोण पर कौन कंपन करती है? यस तरंग करती है दोस्तों। ठीक है, यस तरंग करती है। अब दोस्तों आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अब दोस्तों इसको याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। जैसे कह रहा है कि समकोण पे समकोण, ठीक, समकोण पे कंपन कौन करेगा? तो समकोण स से समकोण, स से यस तरंग, यस 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 और समकोण। ठीक, तो यस हो गया दोस्तों समकोण, स यस आ रहा है दोस्तों और यस तरंग। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, एक मतलब कोरिलेट करके समकोण यस आ रहा है दोस्तों और यस आ रहा है और यहाँ पर भी यस तरंग है जो समकोण पे काटती कंपन करती है। तो ऐसे याद कर लेंगे आप। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। यस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में, ठीक, तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। समकोण पे कौन पैदा करती है? ठीक, कंपन कर जाती है समकोण पर कंपन पैदा करती हैं यस तरंगे। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार एवं गर्त बनती है। ठीक, अब दोस्तों अतः ये जिस पदार्थ में गुजरती है उसमें उभार एवं गर्त बनती है। उभार भी होगा और गर्त भी होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे दोस्तों उभार एवं गर्त होगा। ठीक, उभार एवं गर्त होगा। ठीक, ये तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। धरातल पर कुछ समय के बाद पहुंचती हैं। ठीक, ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। ठीक, ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, इस तरंग के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह केवल ठोस के माध्यम से ही चलती है। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इसकी हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा बताएंगे इस तरंग के बारे में। ठीक, जो परिचय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है,
पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। ठीक है दोस्तों, होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। ठीक, इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ की घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक, और स्थलों में संकुचन या फैलाव की क्रिया पैदा होती है। अब दोस्तों देखिए, जो यस तरंग है दोस्तों, हम यस तरंग की बात कर रहे हैं। ठीक, जो यस तरंग है ये तो दोस्तों पहली बात तो ये लहरों को समकोण पे काटती है। ठीक, समकोण पे कंपन करती है, समकोण पे कंपन करेगी। ठीक, यस तरंग केवल इसको सेकेंडरी वेव मतलब सेकेंडरी तरंग कहते हैं। ठीक, इसे प्रकाश तरंग भी कहते हैं। ठीक, प्रकाश तरंग भी कहते हैं। प्रकाश जैसे जैसे पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, नहीं अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य वो ध्वनि में चलती है। तो ऐसे दोस्तों यस तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है, इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जो ये प्रकाश में चलती है। ठीक है, और ये दोस्तों केवल ठोस माध्यम में ही चलती है। ठीक, यस तरंग। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको याद रखनी है यस तरंग के बारे में। ठीक, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 221 11 है दोस्तों, सॉरी। ठीक, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन एक और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। ठीक, लेबल किया गया है। अभिकथन एक, भूकंप लेखी द्वारा या भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं। सही है, ये तो दोस्तों सही कह रहा है कि भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं। भूकंप लेखी पृथ्वी की आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करता है। ये भी तो सही है दोस्तों। जब दोस्तों भूकंप लेखी पृथ्वी की आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करता है। ठीक, रहस्य की जान मदद करेगा। तो दोस्तों भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। ये तो दोनों सही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। हमारे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है और डी सही है भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो कथन कारक वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये पढ़ने से ही पता चल जाते हैं आपको कि मतलब क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो दोस्तों आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। काफी बड़ी इसकी व्याख्या है। ठीक है, तो लेकिन देखना तो पड़ेगा दोस्तों इसकी व्याख्या, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं यूथ कंपटीशन की ज्योग्राफी की जो है दोस्तों, इसकी व्याख्या ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो व्याख्या करना बहुत ही जरूरी है। कह रहा है भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं। ठीक, सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं। सही है। भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्य जानने में हमारी मदद करते हैं। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है, ठीक, जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किए जाते हैं। ठीक, भूकंप विज्ञान ही ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिसे भूकंप के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक, भूकंपीय लहरों की गति तथा उसके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहत मंडलों जैसे क्रस्ट, मेंटल तथा अंतरतम में विभक्त किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी के जो मंडल है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, जैसे दोस्तों दिया है दोस्तों। ठीक, एक पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है। आइए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं, ये पृथ्वी है। ठीक, इसको 3 एक क्रस्ट हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, कोर हो जाएगा। ठीक, 3 भागों में इसको बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये DSSB में पूछा है दोस्तों, 212 नंबर में दिया है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि 132, ठीक, कह रहा है 132 ईस्वी पश्चात के दौरान, ठीक, पश्चात के दौरान भूकंप के उपकेंद्रों की दिशा का अनुमान लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है दोस्तों, तो पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों इसका, कि पहला व्यक्ति चेन हैंग थे, जो चीन के थे। ठीक,
चेन हेंग थे दोस्तों, जो चीन के थे। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या दिया है दोस्तों, काफी बड़ी व्याख्या लग रही है। हाँ ठीक है दोस्तों, काफी बड़ी व्याख्या है दोस्तों, लेकिन देखना तो पड़ेगा दोस्तों। ठीक, कह रहा है हान काल में, कब हान काल में ही चांग हेंग नामक ज्योतिषी और वैज्ञानिक ने सन 132 ईसा पश्चात के दौरान, कब 132 ईसा पश्चात के दौरान भूकंप के उत्केंद्र की दिशा का अनुमान लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, विश्व के प्रथम भूकंप सूचक यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, अब दोस्तों ये कह रहा है चांग हेंग ने पृथ्वी की परिधि को वृत्त का 3.16 गुना बताया। कह रहा है वृत्त की परिधि को वृत्त का 3.16 गुना बताया, जिससे बाद में लियो हेंग ने 3.14 बताया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपको ये याद रखना है कि ये दोस्तों क्वेश्चन तो ऐसे पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये दोस्तों इसमें पूछा है। देखिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, यूपी ट्रिपल एस बी में पूछा है पीजीटी 2021 में। ठीक, पीजीटी का है 2021 में पूछा है, तो इसको दोस्तों ऐसे याद रख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही याद कर लीजिए। इसमें भूकंप से संबंधित है, चेन हैंग है जो चीन का है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो अरावली का पर्वतपात क्षेत्र है दोस्तों। ठीक, न्यून क्षेत्र की बात कर रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, अरावली का पर्वतपात क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या काफ़ी बड़ी है, देखना तो पड़ेगा दोस्तों, व्याख्या बड़ी है। तो अरावली का पर्वत पदीय क्षेत्र न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के नवीन संस्करण के अनुसार, ठीक, भारत के भूकंप जोन, ठीक है दोस्तों, भारत के भूकंप जोन 1 और 2 को एक समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया। 1 और 2 को मिलाकर 2 का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब दोस्तों अगर ऐसे पूछ दिया गया कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो टोटल 4 हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ठीक, जोन 2 के अंतर्गत भारत का 41.4% भू क्षेत्र, ठीक, जोन 2 के अंदर कितना था, 41.4% क्षेत्र भू क्षेत्र, और जोन 3, 4, 5 के अंतर्गत 58.6% भूभाग भूकंप के वर्ग में आता है। ठीक है दोस्तों, तो 3, 4, 5 के अंतर्गत 58.6 आएगा, और जो 2 है उसमें 41.1 को आता है, 41.4% क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया, जिसके अंतर्गत भूकंप जोन विशेष रूप क्षेत्र का गुरुत्वीय त्वरण का क्षैतिज अनुभूत त्वरण के आधार पर क्षेत्र के कारण का निर्धारण किया गया है। ठीक, आइए दोस्तों अधिकतम प्रभाव क्षेत्र, जो सबसे ज्यादा अधिकतम प्रभावित क्षेत्र है, तीव्रता 9 से अधिक है, जोन 5 में रखा गया है, जो सबसे ज्यादा है। ठीक, और अधिक प्रभाव क्षेत्र मतलब अधिकतम से थोड़ा कम 4 में 7 से 8 इसकी तीव्रता रखी गई है। ठीक, 4 वाले में। मध्यम प्रभाव क्षेत्र जो 3 में है तो 6 से 7 में रखा गया है, और न्यून प्रभाव क्षेत्र जैसे जोन 2 में तीव्रता 5 से 6 रखा गया है। ठीक, न्यू प्रभाव क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, न्यू प्रभाव क्षेत्र जोन 2 तीव्रता 5, 6 है। ठीक, न्यू प्रभाव क्षेत्र जोन 2 यानी 1 और 2 को मिला के भूकंप की दृष्टि से यह सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। ठीक, इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग पर
मुख्य रूप से मिलता है, ठीक। तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी व मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का अधिकांश क्षेत्र आदि समाहित सम्मिलित हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो ये जोन 2 है इसमें मतलब 5 से 6 ही आता है दोस्तों। इसकी वो क्या नाम है, रिएक्टर पैमाने पर जो नापते हैं स्केल से कि इसकी तीव्रता कितनी है, तो 5 से 6 होती है। और दोस्तों फिर तीसरे जोन में आ जाएगा 6 से 7, फिर 8वें में आ जाएगा, और मतलब चौथे में आ जाएगा 7 से 8, 5वें में तो दोस्तों 9 से अधिक हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। दोस्तों असत्य कथन हमको छाटना है, ठीक। चट्टानों के भ्रंशतल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक। विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। कह रहा चट्टानों के भ्रंश तल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक। ये तो सही है। काय तरंगे धरातल तरंगों को उत्पन्न करती हैं, ठीक। पी तरंगे तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती है, ये भी सही है। पी तरंगे। यस तरंगे ध्वनि तरंग जैसी होती है, ये तो एकदम गलत है। यस तरंगे इस प्रकाश तरंग होती है दोस्तों, अभी हम बताएं आप लोगों को, प्रकाश तरंग है, ठीक। यस तरंग जो ध्वनि तरंग है इसको पी तरंग कहते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंग को पी तरंग कहते हैं। तो ये कथन छाटी ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। काफी बड़ी व्याख्या है दोस्तों। कह रहा है यस तरंगे द्वितीयक अथवा जल तरंगों एवं प्रकाश तरंगों के समान होती है। अच्छा, जल तरंगों के भी समान होती है, प्रकाश तरंगों के समान होती है, ठीक है। जल तरंग भी 2 वर्ड है, यस, ठीक है। इसमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है, ठीक। जो लहर की गति है मतलब लहर की दिशा जो है समकोण पर होती है, इसी कारण इन्हें आड़ी लहर कहते हैं। आड़ी लहर को जगह किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं। संक्षेप में इन्हें यस लहर कहते हैं, जो कि तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती है, ठीक। तरल भाग में लुप्त ठोस में ही चलती है इस तरह। अतः ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं, ठीक है दोस्तों। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। उन्हें प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। यल तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, ठीक। यल तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं क्योंकि इनका वेग सबसे कम होता है और भ्रमण पूरे पृथ्वी के धरातल का करना होता है, ठीक। भ्रमण पूरे भारत के धरातल का करना होता है, ठीक। इसलिए इनको लंबी अवधि लहरों भी कहते हैं, ठीक। क्या कह रहा है दोस्तों, इसलिए इनको लंबी अवधि लहर भी कहा जाता है। इनकी गति और प्रभाव जल और थल दोनों पर होता है। इनकी गति और प्रभाव जल एवं थल दोनों पर होता है। ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन छाटना है दोस्तों, ठीक। भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारों की ही निकलती है, ठीक है दोस्तों। अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है, ठीक। अधिकेंद्र भूतल पर उत्पन्न केंद्र के समीपतम बिंदु होता है, ठीक। और ऑप्शन सी है सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। तो दोस्तों एक चीज बताइए, आप जहां सभी लग जाए दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में, ठीक, एकदम 99% दोस्तों ये सही होता है कि जहां जिस भी क्वेश्चन में कोई सा क्वेश्चन है उसमें
जिस ऑप्शन में आपको सभी दिख जाए दोस्तों, सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं, ऐसा कहाँ है दोस्तों कि सभी प्राकृतिक भूकंप क्या यहीं पे आते हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन सी सही है। ठीक, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या भी काफी बड़ी है दोस्तों। ठीक, कह रहा है सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं, यह कथन असत्य है। ठीक, भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे या ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपी लहरों को सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। ठीक, भूकंप विज्ञान कहलाता है जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस जगह से जैसे जिस जगह से भूकंप प्रारंभ हुआ होता है उसे भूकंप मूल केंद्र कहते हैं, तथा जहाँ पर भूकंपी लहरों का अनुभव होता है सबसे पहले किया जाता है उन्हें भूकंप केंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। जहाँ से उत्पन्न हुआ उसको फोकस कहेंगे, जहाँ अनुभव सबसे पहले हुआ तो एपिसेंटर कहते हैं या भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं तथा इन लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं। ठीक, भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्रायः भूकंप के किनारे ही निकलती है। अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। ठीक, अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। समीपतम बिंदु होता है। ठीक है, अधिकेंद्र भूतल पर भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। जैसे दोस्तों उद्गम जहाँ से होता है उसको अवकेंद्र भी कहते हैं या इसको फोकस भी कहते हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों, फोकस भी कहते हैं इसी को। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है। सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है कहाँ? भूकंप से, टॉर्नेडो से, हरिकेन से, भूमंडलीय उष्णता से। ठीक, तो सुनामी तरंग की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों? ये तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है। सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है इससे दोस्तों, भूकंप से। ठीक, इसका एक रीजन भी है, जब भूकंप आता है तो समुद्र एकदम पूरा हिलने डुलने लगता है, तो सुनामी तो आएगी ही आएगी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ठीक, जापानी भाषा का शब्द है दोस्तों सुनामी, जिसका अर्थ होता है पतन लहर, जिसको हर्बल वेव्स कहते हैं। सुनामी महासागरों में उत्पन्न कुछ ऊर्जा वाली लहरें होती हैं जो, ठीक, महासागर में जब उत्पन्न होगा तो यहाँ उच्च लहरों वाली जो होती है ना दोस्तों, उच्च, ठीक होती है, उच्च लहरों वाली होती है, जिनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महासागरीय तली में भ्रंशन तथा प्लेटों को टकराने से होता है। इसके अलावा सुनामी की उत्पत्ति महासागरीय तली पर ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार अतः सागरीय वृत्ताकार भूस्खलन आदि द्वारा भी होता है। ठीक है, भूस्खलन आदि द्वारा भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका ऑप्शन, जब सुनामी की तरंगों की उत्पत्ति तभी होगी जब ये भूकंप से होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी क्या है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछिए, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे, ज्वारी तरंगे, तटीय लहरी, स्वच्छ जलधारा, जो यूपीटीजीटी 2019 में पूछा है कि सुनामी क्या है। ठीक, तो सुनामी क्या है दोस्तों, अभी आप लोग तो देखे ही है कि भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं। ठीक, अभी आप देखे हैं सुनामी क्या है, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप में, ठीक, देशांतर, अनुप्रस्थ और सतह तरंगे जहाँ उत्पन्न होती हैं। कह रहा है ये दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ
और सतह तरंगे यहाँ उत्पन्न होती हैं। कहाँ कह रहा है? सतह तरंगे जहाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक, सतह तरंगे जहाँ उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की सतह पर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर ऊपरी केंद्र में, पृथ्वी के सतह पर ऊपरी केंद्र में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 218 का ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, कि पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, ठीक, पृथ्वी के जो भीतर केंद्र है दोस्तों उसमें ये आते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में। भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ और सतह तरंगे जहाँ उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के जो भीतर केंद्र बिंदु है वहाँ भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ और सतह तरंगे जहाँ उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 हो गया, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 218 की व्याख्या देख लेते हैं। क्या भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ और सतह तरंगे पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु से उत्पन्न होती हैं। ठीक, देशांतर तरंगों को ही पी तरंगे, अनुलंब तरंगे तथा संपीड़न तरंगे भी कहा जाता है। ठीक, देशांतर तरंगों को ही, और दोस्तों इसको देशांतर तरंगों को ही पी तरंग कह लो, अनुलंब तरंग कह लो, या संपीड़न तरंग कह लो कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगे यस तरंगे कहा जाता है। जो अनुप्रस्थ, अभी दोस्तों आप लोग बताएं कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं उसको प्रकाश तरंग भी कहते हैं, और ये यस तरंग भी होती हैं। ठीक है, और दोस्तों देशांतर तरंग, देशांतर तरंगों को ही, जो देशांतर तरंगे हैं को ही पी तरंग भी कहते हैं। ठीक, पी तरंग को ही देशांतर तरंग कहते हैं, और अनुलंब तरंग भी कहते हैं। अब दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अनुलंब तरंग किसे कहते हैं, अब बताओ। अब ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए एल, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन डी यस, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। अब बता दो दोस्तों कौन हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा देशांतर तरंगों को ही पी तरंग, अनुलंब तरंग तथा संपीड़न तरंगे कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है दोस्तों, सुमेलित वाला है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जोन 4 शक्तिशाली, जोन 5 विध्वंसक। तो जो सबसे ज्यादा होगा दोस्तों, ये तो ए का, बी का 3, तो बी का 3 किसमें दिया दोस्तों? बी का 3 शक्तिशाली, विनाशकारी, विध्वंसक, विनाशकारी, प्रलयकारी। सॉरी दोस्तों, ये प्रलयकारी जो है ये तो दिया नहीं है दोस्तों। एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, कह रहा है प्रलयकारी। ठीक, प्रलयकारी है दोस्तों, जब प्रलय जब 8 से अधिक आ जाएगा दोस्तों तो ये तो प्रलयकारी यहाँ हो जाएगा, यानी कि डी का 3। तो डी का दोस्तों 3 किस में दिया है? 2 में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन डी कट हो जाएगा और ऑप्शन ए कट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखते हैं सी का 1 हो रहा है, सी का 1, तो सी का 1 इसमें भी हो रहा है। ठीक, सी का 1 इसमें भी हो रहा है। विनाशी 7 से 7.8 है। ठीक है, तो विनाशी में हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कह रहा है विध्वंसक, जो विध्वंसक है दोस्तों वो, इसको विध्वंसक को 6.2 के अंदर रखा गया है। ठीक, और जो, और दोस्तों जो अगला है वो शक्तिशाली 4.9 से 5.4 तक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, दोस्तों यूजीसी नेट दिसंबर 2019 से पूछा है दोस्तों। ठीक है, यूजीसी नेट 2019 से पूछा है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, कह रहा है
शक्तिशाली 4.9 से 5.4। तो जैसे बिंदुवंशक ज़्यादा पूछेगा तो 6.2 हो जाएगा। अब विनाशकारी हो जाएगा 7 से 7.8 तक हो जाएगा। और प्रलयकारी में 8.1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप के दौरान लहरों के, जो भूकंप है दोस्तों, भूकंप के दौरान, ठीक है दोस्तों, जो भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ जो इससे गुजरने वाली वस्तुओं को आगे बढ़ाएगी, ठीक, नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी, शुरुआत में बढ़ेगा फिर घटेगा। ऑप्शन सी, बढ़ेगा। ऑप्शन डी, घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ ये बढ़ेगा, जो इससे गुजरने वाली वस्तु को आगे बढ़ाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब भूकंप आएगा तो बढ़ेगा ही ना, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या काफी बड़ी है दोस्तों। कह रहा है भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ बढ़ेगा। ठीक, घनत्व में वृद्धि के साथ साथ बढ़ेगा, जो इससे गुजरने वाली वस्तु के आगे बढ़ाएगी, जो इससे गुजरने वाली वस्तु के आगे बढ़ाएगी। भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें PSL तरंग के नाम से जाना जाता है। पी तरंगे, इन्हें प्राथमिक तरंगे, ध्वनि तरंगे, अनुलंब तरंग, या देखिए दोस्तों अनुलंब दिया है ना, या संपीड़न तरंग भी कहते हैं। प्राथमिक तरंगों को ध्वनि तरंग भी कहते हैं। ये तीनों माध्यमों में तरंग होगा इसको तीनों। अब दोस्तों ये इसको अब एक नाम और देते हैं, देशांतर तरंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पी तरंग को याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे ही दोस्तों पूछ देगा। यह तरंगे ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक, यह तरंगे केवल ठोस से ही गुजरती हैं। यह तरंग अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ इसी को दोस्तों ये प्रकाश तरंग भी कहते हैं। ठीक है, यह तरंग को, ठीक, यल तरंगे, ये तरंगे लंबी अवधि वाली तरंगे हैं, इनका संचरण केवल धरातली भाग में ही होता है। ठीक, जो इनका संचरण होता है केवल धरातली भाग में होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है, जो अल्लाह बांध का है इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। अब दोस्तों ये आपको ये तो पूछ देगा कि अल्लाह बांध का निर्माण कैसे हुआ है। तो अल्लाह बांध का निर्माण भूकंप द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी द्वारा हुआ है, हिमानी क्रिया द्वारा हुआ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अल्लाह बांध का निर्माण दोस्तों भूकंप द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह बांध का निर्माण भूकंप द्वारा हुआ है। अल्लाह बांध जो है दोस्तों ये कहाँ पे है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा ना, अल्लाह बांध कहाँ पे है। तो दोस्तों आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि अल्लाह बांध का निर्माण भूकंप द्वारा हुआ। ये भूकंप 1819 में गुजरात क्षेत्र में आया था। ठीक, दो चीज है दोस्तों, पहला तो पूछ देगा दोस्तों कि अल्लाह बांध कहाँ है, तो जी जे यानी गुजरात में, गुजरात में है। और दोस्तों अल्लाह बांध का निर्माण किससे हुआ है, भूकंप द्वारा हुआ। तो क्वेश्चन हुआ, अगर बहुत क्वेश्चन मान लीजिए डूब गया तो पूछ देगा कि अल्लाह बांध का निर्माण भूकंप द्वारा हुआ था तो किस सन में हुआ था, तो 1819 याद रख लिया। ठीक, दोस्तों ये इसलिए क्या आ जा रहा है आपको याद करने की, क्योंकि दोस्तों इसकी व्याख्या में दिया है, तो व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपीय तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक, हम दोस्तों अभी तो देखना पड़ेगा ना कि जो पी है भूकंपीय तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 222 है, तो कौन आता है दोस्तों। अगर दोस्तों 103 से लेके 143 तक दोस्तों ये रहता है, तो यानी कि इसमें 40 का डिफरेंट आता है। ठीक है दोस्तों, कितने का, 40 का।
तो जिस भी ऑप्शन में दोस्तों 40 का डिफरेंट रहेगा वही सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों कितना का डिफरेंट दिया है, 100 से 55, यानी कि 55 का दिया है। यहाँ 105 से 155, यानी कि इसमें 50 का दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो एकदम नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, 105 से 145, 40 का डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि भूकंपीय तरंग 105 से 145 तक छाया कटिबंध प्रदर्शित करती है। ठीक, पी तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठीक है, पी तरंगों का संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। ठीक है, ये भी, अर्थात इनमें अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे एवं पीछे की ओर होता है। ठीक, इसमें अणुओं का कंपन जो होता है तरंगों की दिशा में आगे एवं पीछे की ओर होता है, अतः इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग या संपीड़न तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य कह लो, संपीड़न कह लो, या अनुलंब कह लो, ठीक, या देशांतर तरंग कह दो, इसको पी तरंग को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपरिवर्तित हो जाती है। तरल माध्यम से, यानी कि तरल में ये दोस्तों नहीं चलती हैं, तरल माध्यम से गुजरने के अपरिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, तो दोस्तों पी तो तीनों में चलेगी। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, पी तो तीनों में चलेगी, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, ऑप्शन बी यस तरंग, यस तरंगे, ऑप्शन डी यल, ऑप्शन सी पी और यस तरंगे दोनों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें देखिए कह रहा है भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपरिवर्तित हो जाती है। गुजरने के दौरान से अपरिवर्तित हो जाती है, तो दोस्तों ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पी तरंगे। ठीक, क्योंकि जो दोस्तों यल तरंगे हैं, यस तरंगे हैं, ये तो तरल माध्यम में चल ही नहीं सकती ना, ये तो ठोस में ही केवल चलती है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये तो तीनों माध्यमों में चलती है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक, पी तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। ठीक, ये प्राथमिक तरंग कहते हैं। जबकि यस तरंग तरल से विलुप्त हो जाती है, तरल में ही जा ही नहीं पाती, ये विलुप्त हो जाएगी, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान ही से अपरिवर्तित हो जाती हैं, तो यह पी तरंगे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। मार्केली पैमाना, रिक्टर पैमाना, रिश्तर पैमाना, बैरोमीटर, या दोनों। तो रिश्तर क्या होता है, ये तो रिएक्टर होता है ना, रिक्टर। मार्केली होता है, दोनों तो होगा नहीं, बैरोमीटर होगा नहीं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें, मार्केली। मार्केली कहाँ का था, इटली का था शायद। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, भी पता चल जाएगा। ऑप्शन यही सही है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम मार्केली स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक, मार्केली स्केल का प्रयोग करते हैं। यह मापक गुणात्मक है। हम पूछ देगा कि मार्केली स्केल का मतलब मापक क्या है, गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं है। यह मापक इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, विनाशकारी प्रभाव आदि के आधार पर विकसित किया गया है, तो आयोग ने इसका विकल्प ए माना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 225। एक भूकंपीय केंद्र स्थित होता है, मतलब एक भूकंप का भूकंपीय केंद्र स्थित होता है कहाँ पे। ठीक, एक भूकंप का भूकंपीय केंद्र स्थित होता है कहाँ पे होता है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पे, अधिकेंद्र के विपरीत, पृथ्वी के अंदर, अधिकेंद्र के नीचे, अधिकेंद्र के 90 अंश से ऊपर। ठीक है दोस्तों, 90 अंश से ऊपर। तो दोस्तों इसका
कह रहा है कि एक भूकंप का भूकंपीय केंद्र स्थित होता है। ठीक है, भूकंपीय केंद्र स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और केंद्र के 90 अंश पे। 2004 में दोस्तों पूछा था टीजीटी में। ठीक, दिया है दोस्तों, और केंद्र के 90 अंश पे। भूकंप का भूकंपीय केंद्र जो होता है स्थित होता है अधिकेंद्र के 90 अंश पे। ठीक, अधिकेंद्र का जो दोस्तों 90 अंश पे होता है। अधिकेंद्र कौन होता है दोस्तों? ईपी सेंटर को ही अधिकेंद्र कहते हैं ना दोस्तों, अधिकेंद्र। आइए दोस्तों अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, जैसे भूकंप है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित भूकंप को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। दोस्तों जैसे देखिए हम बता रहे हैं, भूकंप का यहाँ फोकस, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, ये पृथ्वी है, तो इधर भी निकलेगी, इधर भी जाएगी, इस ऊर्जा होगी तो यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, चारों तरफ जाएगी ना, तो यहाँ पर भी जाएगी। तो सबसे जो ये पृथ्वी का ये जो अभी जो ऊर्जा है, जो पृथ्वी पर सबसे पहले महसूस होती है, तो इसको अधिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। अब यहाँ से देखा जाए दोस्तों, तो ये तो 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये 90 अंश का कोण हो गया, तो ये कह रहा है अधिकेंद्र के 90 अंश पे। ठीक है, 90 अंश पे हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों व्याख्या इसके देख लेते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्भव स्थान को उसका मूल कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। ठीक, तीनों प्रकार की। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतरण मार्ग पर यात्रा करती हैं, अवतरण मार्ग पर यात्रा करती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। देशांतर या संपीड़नीय भूकंपीय तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? देशांतर या संपीड़नीय भूकंपीय तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी दोस्तों आप लोगों को बताए थे पी तरंगों के नाम से, देशांतर या संपीड़नीय तरंग। ठीक है, तो पी तरंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 226 था दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इनका संचरण ध्वनिक तरंगों के समान होता है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि के समान होता है। ठीक, इन्हें अनुलंबनीय तरंग या संपीड़न तरंग भी कहते हैं। ठीक, अनुलंबनीय या संपीड़न तरंग भी कहते हैं। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान, ये तरंगे ध्वनि तरंगों के ही समान ठोस, तरल जैसी माध्यमों में से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तीनों माध्यमों में गुजरती हैं ये तरंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 कह रहा है, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सतही तरंगों के, कह रहा है सतही, जो सतही है, ठीक है, सतही तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सतही तरंगों, सतही तरंग बोले तो यल तरंग के बारे में कह रहा है। ठीक, ठीक है दोस्तों, यल तरंग केवल प्रॉपर्टी के माध्यम से चलती हैं। वे तत्व तरंगों की तुलना में कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं। वे एक भूकंपमापी पर आसानी से पहुंचाने जा सकते हैं। ये तत्व तरंगों से पहले आते हैं। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन डी है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि सतही तरंगों को यल तरंग भी कहते हैं। ये तो पता ही है दोस्तों। ये तरंगे लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं। इनका संचरण केवल धरातलीय नाम में ही होता है। इनका भ्रमण पथ उत्तल होता है। ठीक, इनका भ्रमण पथ उत्तल होता है। अधिक गहराई पर ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं। ठीक,
ये तो लुप्त हो जाएंगे। इसका भ्रमण पथ जो कैसा होता है, उत्तल होता है, कन्वेक्स होता है। यल तरंगे सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। गति तो इसकी बहुत कम है यल की, लेकिन इसका वेग 1 से 5.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये सब सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 228 कह रहा है 1913 में किसने एक भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पूरा पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया। ठीक, त्रिज्या का निर्धारण किया दोस्तों 1913 में किसने, मतलब 1913 में देखा जाए तो किसने एक भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर, जैसे भूकंप की जो तरंग है उसका विश्लेषण कर पूरी पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया। जो पूरी पृथ्वी है केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया, कौन किया? बेनो गुटेनबर्ग, एल्फ्रेड वेगनर, इमैनुअल स्वीडेनबोर्ग, रिचर्ड विक्टर। ठीक, तो 1913 में जिसने किया दोस्तों वो गुटेनबर्ग है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, आइए दोस्तों इसमें व्याख्या देखते हैं। कह रहा है वर्ष 1913 में बेनो गुटेनबर्ग ने भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया। ठीक, निर्धारण किया। गुटेनबर्ग असभ्यता आंतरिक मेंटल बाय कोर के मध्य पाई जाती है। गुटेनबर्ग आंतरिक मेंटल यानी कि मेंटल के नीचे और बाय कोर के मध्य पाई जाती है। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है रिएक्टर पैमाना पृथ्वी की, मतलब रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। ठीक, रिएक्टर पैमाना जो भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? मापे गए विस्तार में 8 गुना बढ़ोतरी, मापे गए विस्तार में 10 गुना बढ़ोतरी, मापे गए विस्तार में 12 गुना बढ़ोतरी, मापे गए विस्तार में 14 गुना बढ़ोतरी। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों देखिए रिएक्टर पैमाना की बात कर रहा है। ठीक, रिएक्टर पैमाना है, इसे भूकंप की मतलब तीव्रता को मापते हैं। तो मापे गए रिएक्टर में ये 10 गुना बढ़ोतरी करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 10 गुना बढ़ोतरी करता है ना रिएक्टर पैमाना। ठीक, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। तेरा भूकंप के मापन हेतु रिएक्टर स्केल का प्रयोग अधिक किया जाता है। यह एक लोगरिथमिक स्केल है। ठीक है, लोगरिथमिक स्केल होता है। ठीक, इसमें 1 से 9 तक की संख्या होती है। रिएक्टर पैमाने में कितना, 1 से 9 तक, ये भी पूछ सकता है। इसके अंदर प्रत्येक आगे की संख्या अपनी पिछली वाली संख्या का 10 गुना परिणाम विस्तार को बताता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा पर आधारित है। यह स्केल है भूकंप की ऊर्जा पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, 1 घंटा प्लस होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है 230। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों भूकंप ही होगा। तो भूकंप को 2 पार्ट में करेंगे, ज्वालामुखी को भी 2 पार्ट में किए हैं दोस्तों, और भूकंप को भी 2 पार्ट में खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1-1 घंटे की वीडियो रहेगी, सही रहेगा, जिससे ज़्यादा बोरियत भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम तो अभी काफ़ी दिन है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों तो 2-2 घंटे की वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आप जैसे आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आप दोस्तों केवल इसको आप हेडफोन लगा लें और दोस्तों इसको चुपचाप सुने, क्योंकि आप वो जितने भी स्टूडेंट है दोस्तों टीजीटी पीजीटी के, यूजीसी नेट यार यूथ कंपटीशन की जो जियोग्राफिक बुक है दोस्तों, ये सभी के रूम में होगी, सभी लोग इसको पढ़े होंगे 2-3-4 बार। तो दोस्तों ऐसे आप गाना जैसे सुनते हैं ऐसे आप लगा लें और इसको सुनते रहें, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, क्योंकि
13,000 प्लस क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बहुत होता है 13,000 प्लस क्वेश्चन। ठीक, आप अच्छे से यही कर लें दोस्तों, पक्का है दोस्तों, सिलेक्शन तय है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल माध्यम में से यात्रा कर सकती हैं? तरल, तरल बोलते हैं लिक्विड। तो दोस्तों ये तो ठोस में चलती है तो ये तो होगा नहीं, जल सतह पर चलती है भी नहीं, तो फिर ये तो बची दोस्तों। ठीक, प्राथमिक तरंग। आइए दोस्तों इसमें व्याख्या देखते हैं, काफी बड़ी व्याख्या दी है दोस्तों। कह रहा है पी तरंगे तरल माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। ठीक है, तरल माध्यम कर सकते, पी प्राथमिक तरंगे है। ठीक है, संचरण ध्वनिक तरंगों के समान होता है। ठीक है, ये भी सही है। इन्हें अनुलंब तरंग या संपीड़न तरंग भी कहते हैं, ये भी सही है। ये ध्वनि तरंगों के समान ही ठोस तरल गैसीय से होकर गुजर सकती हैं। ये सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं। ठीक, सही है। जबकि यह तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल उसमें ठोस पदार्थों के माध्यम से ही संचरण करती है, अर्थात यह तरल माध्यम में विलुप्त हो जाती है। यह तरंगे धरातलीय तरंगे पीएस की अपेक्षा कम वेगवान होती है, अतः इसका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। अतः इसका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग होता है। यह तरंग जल से भी होकर गुजर सकती है। ठीक है, ये अब दोस्तों क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन काफी ये मतलब पुराना हो चुका है कि जो यह तरंगे है ये ठोस माध्यम से गुजरती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि अतः इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग भी होता है। यह तरंग जल से भी होकर गुजर सकती है, यही कारण है कि यह सर्वाधिक विनाशकारी होती है, जिसका प्रभाव जल और थल दोनों पर होता है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? जल की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए विनाशकारी होती है ना ये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा रहा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। ठीक है, अपना प्यार भी दें दोस्तों चैनल को, ताकि दोस्तों चैनल को शेयर करें, ताकि दोस्तों चैनल को हम लोग काफ़ी आगे तक लेके जा सकें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।